नमस्कार दोस्तों, माय ऑनलाइन प्रेप में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम इस वीडियो में एक इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट के 1950 से 1990 तक जो हमारा चैप्टर 2 है उसके पार्ट 2 को पढ़ेंगे, जिसमें पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि हमारा 5 ईयर प्लान क्या था, उसके लक्ष्य क्या थे। फिर हमने पढ़ा था उसमें लैंड रिफॉर्म्स, ग्रीन रेवोल्यूशन, फिर छोटे किसानों के लिए जो सब्सिडी जरूरी थी वो ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान दी गई, जिससे ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा बड़े किसान छोटे किसान दोनों को हुआ। फिर सब्सिडी के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, वो उस चीज हम पार्ट 1 के जो पिछला वीडियो था हमारा उसमें पार्ट 1 में हमने बता दिया था। पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे। एजेंडा ऑफ दिस टॉपिक है इंडस्ट्री एंड ट्रेड। इसमें पढ़ेंगे हम। जैसे कि आप सबको पता है कि अंग्रेज आने से पहले हमारे देश में हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है पूरे विश्व में फेमस था, मगर अंग्रेज के आने से हमारा जो है ये पूरी तरह से बर्बाद हो गया। और हमारा ट्रेड भी जो था पूरे विश्व में होता था, मगर अंग्रेज आने से हमारा ट्रेड जो है सिर्फ इंग्लैंड तक ही सीमित रह गया, क्योंकि इंग्लैंड यहाँ से कच्चा माल ले जाता था, वहां से बने हुए माल क्या यहाँ पे इंडिया में जाके बेचता था। इससे हमारा क्या हुआ, इंडस्ट्री और ट्रेड पूरी तरह से बर्बाद हो गया। तो 1900 हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे 1950 से लेकर 1990 तक इंडस्ट्री और ट्रेड को फिर से रीजनरेट करने के लिए, फिर से जो है डेवलपमेंट करने के लिए सरकार ने क्या क्या पॉलिसी अपनाई, हमारा ट्रेड पॉलिसी क्या है। ट्रेड पॉलिसी में हम पढ़ेंगे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन क्या है, आयात प्रतिस्थापन क्या है। ठीक है दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कुछ अर्थशास्त्रियों का यह मानना है कि कोई भी गरीब राष्ट्र है, पुअर नेशन है, उसके डेवलपमेंट के लिए उस देश में अच्छी औद्योगिक क्षेत्र होना चाहिए, गुड इंडस्ट्रियल सेक्टर होना चाहिए। जैसा कि आप सबको पता है दोस्तों, जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारा जो इकोनॉमी का जो मेन आधार था एग्रीकल्चर था। और एग्रीकल्चर लैंड किसके पास था, जमींदार के पास था। हमने लैंड रिफॉर्म्स भी किए, मगर वो सक्सेस उतना नहीं रह पाया। कुछ राज्यों में हुआ, जैसे केरला और वेस्ट बंगाल में। तो ऐसे में जो वास्तविक जो मालिक थे किसान, उनके पास जमीन था नहीं, तो वो लोग तो कुछ तो करेंगे। तो इसके लिए क्या किया सरकार, इसीलिए कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना यह है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो ऑप्शन था उसका, उस समय में एग्रीकल्चर सेक्टर जो हमारा ग्रो नहीं कर रहा था, गरीबी बेरोजगारी व्यापक रूप से भरी थी, तो हमारे पास ऑप्शन ये था कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर में ध्यान दें। तो अर्थशास्त्र का यही मानना है जो गरीब नेशन है उन देशों को यदि डेवलप करना है तो अच्छी औद्योगिक सेक्टर होना जरूरी है, गुड इंडस्ट्रियल सेक्टर होना जरूरी है। क्यों होना जरूरी है? तो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है एम्प्लॉयमेंट देता है, और एम्प्लॉयमेंट देता है, और क्या होता है, मोस्ट स्टेबल होता है, अस्थायी होता है। एग्रीकल्चर सेक्टर में उतना अस्थायी नहीं होता है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है दोस्तों एक तरफ से तो क्या मानसून पर निर्भर करता है। मानसून होगी, वर्षा अच्छी होगी तो फसल अच्छा होगा, पैदावार अच्छा होगा तो आय बढ़ेगा। और कई जगह हमारे देश में क्या होती है, मान लीजिए बाढ़ आ गई, फसल बर्बाद हो गया, तो एग्रीकल्चर सेक्टर क्या हुआ, स्टेबल एम्प्लॉयमेंट देती है। और ये इंडस्ट्री जो है सॉरी अनस्टेबल एम्प्लॉयमेंट देती है, और इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या है, मोर स्टेबल एम्प्लॉयमेंट देती है एज कंपैरिजन एज टू एग्रीकल्चर। ठीक है, और इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या होती है, आधुनिकरण भी लाती है, आधुनिक मॉडर्नाइजेशन भी होती है एग्रीकल्चर सेक्टर में, और उससे क्या होती है, समृद्धि भी होती है। ठीक है दोस्तों, इसी को देखते हुए पंचवर्षीय जो हमारी पंचवर्षीय योजना थी, जिसमें द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इंडस्ट्रियल सेक्टर पर जो है फोकस किया गया, हैवी इंडस्ट्री, भारी औद्योगिकरण पे फोकस किया गया। कहा जाता है किसी भी इकोनॉमी को ग्रो करना है, अर्थशास्त्रियों का मानना है कि किसी भी इकोनॉमी को ग्रो करना है तो हमें औद्योगिक क्षेत्र का जो आधार है, इंडस्ट्रियल बेस जो है, उसको एक्सपैंड करना होगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा औद्योगिक क्षेत्र का जो है विकास करना होगा, तभी उस देश की इकोनॉमी क्या करेगी, ग्रोथ करेगी। नेक्स्ट है पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इंडिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। आप सबको पता है कि इंडिया ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का समन्वय। ठीक है, मगर जब हमारा देश आजाद हुआ, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, तो इसमें यह कंफ्यूजन था कि हम कैसे काम करेंगे, कैसे सार्वजनिक क्षेत्र कौन सा काम करेगा, निजी क्षेत्र क्या काम करेगा, इसके लिए जो है असमंजस था। क्योंकि दोस्तों जो हमारा उस समय जो उद्योगपति थे वो हैवी इंडस्ट्री जो औद्योगिकरण था, क्योंकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमने जो है औद्योगिकरण पे ज्यादा जोर दिया, भारी औद्योगिकरण पे। मगर उस टाइम में उद्योगपति का यह कहना था कि उनके पास ज्यादा कैपिटल नहीं है कि इतने बड़े इंडस्ट्री में
निवेश करे। और दूसरी बात ये था कि हमारे पास ना उतना बड़ा बाजार था, ठीक है। बाजार का जो होता है, बाजार किसको कहते हैं, मार्केट किसको बोलते हैं, मार्केट, जहां पे सेलर और बायर आपस में मिले, सेलर और बायर, ठीक है, उत्पादक और उपभोक्ता मिले। तो उत्पादक जो है वो निवेश करना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको लगता था बाजार नहीं है, उनके पास उतनी पूंजी नहीं है। और जो खरीदने वाला बायर था, कंज्यूमर, उपभोक्ता, तो उस समय हमारे देश जो है पर कैपिटा इनकम बहुत कम थी, गरीबी बहुत व्याप्त थी। तो लोगों के पास जब इनकम नहीं होगा तो इनकम से क्या होता है, डिमांड जनरेशन होता है। तो इनकम नहीं होगा तो डिमांड जनरेट नहीं होगा, डिमांड जनरेट नहीं होगा तो प्रोड्यूसर कोई चीज प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो इसीलिए इसी को देखते हुए हमारा जो है उद्योगपति ने क्या किया, अपना पैर पीछे रख लिया, पीछे मतलब चले गए। अब सरकार के पास क्या ऑप्शन था कि सरकार को अब अहम रोल करना था, प्राइवेट सेक्टर हमारा पीछे चला गया, वो इंडस्ट्री जो है इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं, पैसा नहीं था उनके पास। इसीलिए इस रीजन को देखते हुए सरकार ने क्या किया, अहम रोल अपनाया इंडस्ट्रियलाइजेशन में, ठीक है। जिसमें हम देखते हैं सेकेंड 5 ईयर प्लान जो हमारा था, जिसमें हैवी इंडस्ट्री पे जो है जोर दिया गया, और ये जो था वाइटल रोल हमारे इकोनॉमी के लिए साबित हुआ, ठीक है। और प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा, प्राइवेट सेक्टर अब क्या था कि प्राइवेट सेक्टर को भी लेके चलना था, प्राइवेट सेक्टर के पास उतनी पूंजी नहीं थी। तो प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा, कॉन्टेम्परेरी, ठीक है, कंप्लीमेंट्री जैसा काम करेगा, सहायक के रूप में काम करेगा। मतलब वैसे क्षेत्र में काम करेगा जहां हैवी इंडस्ट्री छोड़ के जो छोटे इंडस्ट्री है उसमें जो है वो अपना काम करेंगे। उनको जो लगेगा कि हम इसमें पूंजी मतलब इसमें खर्च कर सकते हैं तो उस टाइम में वो काम करेंगे, समझ रहे हैं। मगर अहम सशक्त क्षेत्र कौन हो गया, हम देखते हैं गवर्नमेंट सेक्टर, समझ रहे हैं बात को। तो ये चीज हम देखते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था के अपनाने के बाद ये समस्या आया, और इस समस्या का जो सॉल्यूशन हुआ इस तरह से हुआ कि सार्वजनिक क्षेत्र एक सशक्त क्षेत्र हुआ और प्राइवेट सेक्टर क्या होगा, एक कॉम्प्लीमेंट्री, एक जो है सहायक के रूप में काम करना शुरू किया। उसके बाद जब द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यह डिसाइड हो जाता है कि हमें हैवी इंडस्ट्री पे जोर देना है, तो सरकार ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाया 1956 में। अब तक 6 जो है औद्योगिक नीति आ चुकी है। पहला 1948 में, ये दूसरा है 1956 में, तीसरा 1977 में, 1977 में, चौथा 1980 में, 1980 में, पांचवा जो आया था वो 1990 में, और छठा जो आया था 1991 में आया था। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हैवी इंडस्ट्री को जो है फोकस किया गया, और ये हमारी औद्योगिक क्षेत्र का क्या था, ये एक तरह से विकास का जो है पहला ये एक स्टेप था, जिसमें हम देखते हैं कि इसने पूरे अर्थव्यवस्था को, हमारे इंडस्ट्री को जो है पूरी तरह से ये बदल के रख दिया, ठीक है। तो इसमें ये था कि इसमें उद्योग को 3 भागों में बांटा गया। इस पॉलिसी के अनुसार उद्योग को 3 भागों में बांटा गया। पहला भाग में वैसे उद्योग को शामिल किया गया जिसमें का मालिक गवर्नमेंट होगा। दूसरे उद्योग में वे उद्योग को शामिल किया गया जिसमें जिसका मालिक प्राइवेट सेक्टर भी और गवर्नमेंट दोनों हो सकता है, ठीक है। वैसा उद्योग जिसमें प्राइवेट सेक्टर भी चाहेगा काम कर सकता है और गवर्नमेंट सेक्टर भी चाहेगा तो उसमें इंडस्ट्री में डेवलपमेंट कर सकता है, इंडस्ट्री को जो है बैठा सकता है। तीसरा था निजी क्षेत्र, वैसे उद्योग जिसमें निजी क्षेत्र को ही रखा गया था, निजी क्षेत्र ही ये काम करेंगे। मगर उस समय में निजी क्षेत्र के लिए उस काम को चालू करने के लिए लाइसेंस परमिट की जरूरत था, ठीक है। लाइसेंस परमिट इसलिए क्योंकि ऐसा ना हो कि जो इंडस्ट्री है प्राइवेट सेक्टर वो सिर्फ डेवलप्ड जो एरिया था इंडिया में वहीं पे इंडस्ट्री पे बैठा है। लाइसेंस का ये उद्देश्य था कि जो जहां पिछड़े इलाका है वहां पे जो है औद्योगिकरण या जो है इंडस्ट्री बैठे, जिससे क्या हो कि जो क्षेत्रीय असमानता हो वो कम हो सके, ठीक है। तो क्षेत्रीय समानता को बनाने के लिए लाइसेंस पद्धति जो है लाई गई थी प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है दोस्तों। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ठीक है, लघु उद्योग, स्मॉल इन 1955 में करवे कमिटी आई। करवे कमिटी जो थी उन्होंने ये बताया कि रूरल डेवलपमेंट को विकास करना है तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे का ग्रोथ करना पड़ेगा। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री उसको बोलते हैं दोस्तों, किसी इकाई परिसंपत्तियां में जितना निवेश हो
किसी इकाई परिसंपत्तियां में निवेश की सीमा कितनी हो, उसको हम क्या बोले जाते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। 1950 में वैसे उद्योग में जिसमें 5 लाख तक का निवेश होता था किसी इकाई यूनिट में, तो उसको क्या बोला जाता था, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अभी 2021 के अगस्त मंथ में जो नया फॉर्मूला आया है उसके तहत 10 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट जो हो, निवेश हो, उसको क्या बोला जाता है, वैसे उद्योग को स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यही है, एक स्मॉल इंडस्ट्री डिफाइंड विथ रेफरेंस टू द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड ऑन द एसेट्स ऑफ ए यूनिट। और इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का यह फायदा है कि लेबर इंटेंसिव है, श्रम प्रधान है। तो श्रम प्रधान होने से यह होता है कि इसमें जो है रोजगार सबसे ज्यादा ये जनरेट करता है। ठीक है दोस्तों, अभी एमएसएमई सेक्टर, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, ये कुल रोजगार का 27% रोजगार ये देता है। ठीक है, माइक्रो का क्या है, जिसमें इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम हो उसको माइक्रो इंडस्ट्री में, वैसे उद्योग को माइक्रो इंडस्ट्री में रखा जाता है। स्मॉल को हमने आपको बताया 10 करोड़ से कम, और मीडियम है 50 करोड़ से कम के उद्योग को क्या बोला जाता है, मीडियम इंटरप्राइजेस में रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में वैसे प्रोडक्ट्स को भी रिजर्व रखा गया। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट्स है जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी डेवलप कर रहा है, और वैसे वो वही प्रोडक्ट जो है जो लार्ज इंडस्ट्री वाले भी कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या हो जाएगा, पिछड़ जाएगा, क्योंकि उसके मुकाबले क्या होगा, इसकी जो कीमत है स्मॉल स्केल का क्या होगा, ज्यादा होगा। लार्ज वाले जो है लार्ज में करेंगे तो उसका क्या होगा, उस प्रोडक्ट की कीमत कम होगी। तो इसीलिए उसके स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के जो है ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ हो, क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव है, श्रम प्रधान है, सबसे ज्यादा रोजगार देता है। इसीलिए उस प्रोडक्ट्स को जो है इसके लिए रिजर्व रखा गया कि ये प्रोडक्ट जो है सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाले ही बनाएंगे, समझ रहे हैं। इसीलिए जो है इसको रिजर्व भी रखा गया कुछ प्रोडक्ट्स को। ठीक है, और उसके बाद स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए सरकार ने उत्पाद कर भी बहुत कम रखा, और उनको जो है बैंक लोन भी जो है कम रेट पे जो है दिया गया, जिसके कारण हम देखते हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हमारा काफी डेवलप होता है इन 40 वर्षों में। ठीक है, दूसरा है ट्रेड पॉलिसी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, आयात प्रतिस्थापन क्या है। तो दोस्तों आयात, आप सबको पता है कि हमारी जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें 4 लक्ष्य थे। 4 लक्ष्य में था हमारा, क्या था गोल, पहला था ग्रोथ, समृद्धि, दूसरा मॉडर्नाइजेशन, तीसरा सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता, और चौथा क्या था हमारा, इक्विटी, समानता। तो आत्मनिर्भरता किसको बोला जाता था कि वैसे चीज के इंपोर्ट से रोक लगाए जो हम खुद बना सके। मतलब इसका अर्थ क्या होगा, घरेलू प्रोडक्ट्स को, घरेलू इंडस्ट्री को क्या करना, को जो है फॉरेन से जो कंपटीशन से बचाना। कहने का अर्थ हुआ कि हम वैसे चीज का डेवलप, कहने का अर्थ ये हुआ कि हम जो चीज इंडिया में बना सकते हैं, हमारी क्षमता है, वो चीज हम विदेश से क्यों मंगाए। उसी को आत्मनिर्भरता का जो है उसमें पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य रखा गया। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन वही है कि हम विदेशी प्रतिस्पर्धा से, क्योंकि हमारा देश उस समय अंडर डेवलप था, डेवलप ही कर रहा था, और विकसित देश, मान लीजिए अब उस समय हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट उतना जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट को कंट्रोल रखा, उतना चीज हम क्या करते थे, इंपोर्ट नहीं करते थे। क्योंकि हम मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं और उसके मुकाबले में कोई अमेरिका या ब्रिटेन का कोई प्रोडक्ट आ रहा है, तो उसके मुकाबले हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, मार्केट में उतना अच्छा कर नहीं पाएगा। तो इसके कारण क्या होगा, हमारी इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगी, ठप हो जाएगी, तो इसकी और उसकी इंडस्ट्री और भी ग्रोथ हो जाएगी। तो कहने का इसीलिए आयात प्रतिस्थापन रखा। और आयात प्रतिस्थापन 2 तरह से किया जाता है, टैरिफ और कोटा। टैरिफ क्या है, एक तरह से प्रशुल्क है। टैरिफ क्या है, एक तरह से प्रशुल्क है, टैक्स है। ये आयातित चीज पे, इंपोर्टेड जो चीज होती है उस पे सरकार टैक्स लगा देती है। टैक्स क्यों लगाती है कि मान लीजिए कोई चीज, हम मान लीजिए मोबाइल या कोई जूता या चप्पल हम बाहरी विदेशों से मंगा रहे हैं, तो उस पर यदि टैक्स लग जाएगा तो उसकी कीमत क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जैसे इंक्रीज होगी तो क्या होगा, इंडिया में डिमांड कम हो जाएगा, मांग कम हो जाएगा, और जो हम इंडिया में जो हमारी चीज क्या हो जाएगी, वो जो है सस्ती रहेगी, तो लोग उसको खरीदेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट का क्या हो गया,
एक तरह से बचाव हुआ, ठीक है, प्रशुल्क के द्वारा। दूसरा है कोटा। कोटा का अर्थ होता है मात्रा को कम कर देना। मान लीजिए हम चाइना से मोबाइल मंगाते हैं साल में 1 लाख। मान लीजिए एमआई मोबाइल, जो वीवो मोबाइल है, मान लीजिए एमआई मोबाइल हर साल एक साल में चाइना से इंडिया 1 लाख आती है। मगर मान लीजिए हमारा कोई मोबाइल है जैसे माइक्रोमैक्स, अब माइक्रोमैक्स तो इंडिया में बर्बादी हो गया, मान लीजिए माइक्रोमैक्स ही अभी चल रहा है, ऐसा मान के चल रहे हैं। अब माइक्रोमैक्स को हमको बचाना है तो सरकार क्या करेगी, कोटा लगा देगी। 1 लाख मोबाइल एमआई आ रहा है, हम 85,000 तुमसे लेंगे। इससे क्या होगा कि एमआई का जो डिमांड होगा वो क्या हो जाए, क्योंकि एमआई जैसे 50,000 होगा तो क्या होगा, उसकी कीमत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि कंपनी वाला चाहेगा कि 50,000 ही जा रहा तो हम अपना प्रॉफिट लाख वाला क्या करें, 50,000 पर दें। तो इससे क्या होगा, उसकी कीमत क्या हो जाएगी, काफी बढ़ जाएगी। और जो हमारा जो माइक्रोमैक्स होगा वो तो सस्ती है, और उसके कारण क्या होगा कि माइक्रोमैक्स ज्यादा बिकेगा और एमआई कम बिकेगा। तो यही होता है कोटा, उसके मात्रा को ही कम कर देना। हमने यहाँ टैक्स नहीं लगाया, वहां जो जितनी चीज आने वाली थी उसकी क्वांटिटी को ही हमने क्या कर दिया, कम कर दिया। समझ रहे बात हो। इसी 2 तरीके से हम इंपोर्ट और सब्सिडी, इसका कनेक्ट ये हम क्यों करते हैं कि इससे हमारा क्या हो कि हमारा तकनीकी रूप से उतने सक्षम नहीं थे, और इसीलिए क्या करते हैं हम टैरिफ और कोटा लगाते हैं, जिससे हमारा विदेशी प्रतिस्पर्धा, फॉरेन कंपटीटर से हमारा मुकाबला ना हो पाए, और हमारा प्रोडक्ट जो है ज्यादा से ज्यादा बिके, और हमारा इंडस्ट्री है ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ करे। इसीलिए जो है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, टैरिफ और कोटा लगाया गया। फॉरेन कंपटीशन से बचाने के लिए हम जो है रेस्ट्रिक्ट इंपोर्ट्स करते हैं, ठीक है दोस्तों, जिससे हमारा डोमेस्टिक फॉर्म्स क्या हो, प्रोटेक्ट हो, उसकी जो है सुरक्षा हो सके। इफेक्ट ऑफ पॉलिसी ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब हम देखेंगे इन 40 वर्षों में हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में क्या इफेक्टिव पॉलिसी जो लाई, वो किस तरह से कामगार रही या नहीं रही, उसको हम देखेंगे। जैसा कि आप सबने जाना कि हमारा जब इंडस्ट्री था, स्वतंत्रता से पूर्व जो था, वो सूती वस्त्र पश्चिमी भारत और जूट कहाँ होता था, बंगाल और बिहार के तरफ। मगर जब हम जब 5 ईयर प्लान, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हैवी इंडस्ट्री पर जोर देते हैं, तो हमारा इंडस्ट्री क्या होता है, सेक्टर जो है फर्स्ट 40 वर्षों में इंप्रेसिव होता है, अचीवमेंट, अच्छा अचीवमेंट करता है, ठीक है। और उसके बाद वही हमने बताया था, जो इंडस्ट्री हमारा टेक्सटाइल और जूट तक था, वो इंडस्ट्री क्या हो गया, लार्जली हो गया ड्यू टू पब्लिक सेक्टर के कारण, ठीक है। और हमने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अभी हमने देखा, उसके भी प्रमोशन किए हमने, ठीक है। और वैसे लोगों को भी अपॉर्चुनिटी दी है। मान लीजिए स्वतंत्रता के समय में जो हमने आपको पढ़ाया, अभी बताया कि कुछ उद्योगपति जो है बड़े इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो पूंजी, उनके पास उतनी पूंजी नहीं थी। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के ग्रोथ होने के बाद वो लोग भी जो है क्या हुए, इन 40 वर्षों में उनको भी अपॉर्चुनिटी मिला कि इसमें जो है कम खर्चा करके जो है ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है। तो उन लोगों ने भी जो है इसमें इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। फिर हम ये देखते हैं कि इन 40 वर्षों में हमारा जो इंपोर्ट प्रशुल्क, टैरिफ और कोटा के जो हमारा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के कारण, विदेशी प्रतिस्पर्धा के प्रोटेक्शन के कारण हमारा जो डोमेस्टिक जो है प्रिजर्व हो सके, उस नीति के कारण हम ये देखते हैं इन 40 वर्षों में हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो काफी डेवलप किया। समझ रहे हैं दोस्तों। ऐसा नहीं कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन से नुकसान भी है तो फायदे भी हैं। नुकसान बताएंगे, क्या नुकसान हुआ। फायदा ये हुआ इन 40 वर्षों में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के कारण कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो काफी ज्यादा डेवलप्ड हुआ। मगर हमारा जो गवर्नमेंट, हमारा जो पब्लिक सेक्टर है, इतना अचीवमेंट के बाद भी कुछ इकोनॉमिक्स इस पे क्रिटिसाइज भी करते हैं। उनका ये मानना है कि सरकार जो है वैसे गुड्स एंड सर्विस को सरकार को में नहीं आना चाहिए जो पब्लिक सेक्टर भी काम कर सकती है। मान लीजिए अभी उस समय में सरकार क्या थी, ब्रेड भी बनाती थी, ठीक है, और कुछ होटल्स का भी निर्माण आज भी देखते हैं, अशोका होटल दिल्ली का, ठीक है। बहुत सारे ऐसे होटल आपको मिल जाएंगे पटना में, भुवनेश्वर में, ऐसे बहुत सारे होटल हैं जो सरकार का उसमें स्वामित्व है। तो ये कुछ अर्थशास्त्री इसका क्रिटिसाइज करते हैं, सर बोलते हैं कि सरकार का काम ये नहीं कि होटल का काम, जो प्राइवेट सेक्टर भी अच्छा काम कर सकता है। दूरसंचार, टेलीकॉम उस समय घाटा में चल रही थी, फिर भी सरकार जो है उस पर जो है काम कर रही थी। आज भी अभी BSNL क्या है, घाटे में लगभग चल रही है, फिर भी सरकार, कहने का अर्थ हुआ है कि अर्थशास्त्री ये बोलते हैं
कि सरकार को उन क्षेत्रों में नहीं जाना चाहिए जिन क्षेत्रों में निजी सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर अच्छा काम कर सकती है। ठीक है, उस समय सरकार जैसे ब्रेड भी बनाती थी, तो सरकार का काम ब्रेड बनाना नहीं है, होटल में नहीं है, होटल चलाना इनका काम नहीं है। समझ रहे हैं बात को? तो इसीलिए क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक है, तो उनका ये है कि इसीलिए जो है जैसे होटल रन्स करना, समझ रहे हैं बात को? इससे क्या होता है, रिसोर्स का क्या हो रहा है, जो है अनयूज होता है। ऐसे हमारा रिसोर्स क्या होता है, व्यर्थ ही खराब हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि निजी सेक्टर जो है हमेशा प्रॉफिट में रहते हैं। निजी सेक्टर भी जो है अनप्रॉफिट में, मतलब हानि में जा सकते हैं, लॉस में जा सकते हैं। मगर निजी प्राइवेट सेक्टर का ये एक फायदा होता है कि उनमें दबाव ये रहता है, उनमें प्रेशर रहता है कि हम रिसोर्स को जो है, क्योंकि हम अच्छा काम करने का रहता है, और उनमें ये रहता है कि वो रिसोर्स को जो है ना मतलब अनयूज नहीं यूज करते हैं, अपव्यय नहीं करते हैं, कहने का अर्थ ये हुआ। और प्राइवेट सेक्टर में यही होता है कि उनमें कंपटीशन रहता है। उनको ये लगता है कि हमको सरकार से हम ये लिए हैं, और यदि हम अच्छा काम नहीं करेंगे तो सरकार हमसे ये ले लेगी और दूसरे किसी उद्योगपति को दे देगी। इसीलिए निजी सेक्टर जो है गवर्नमेंट सेक्टर के मुकाबले अच्छा काम करती है। समझ रहे हैं बात को? तो यहाँ पे अर्थशास्त्री ये मानते हैं कि जो काम गवर्नमेंट नहीं कर सकती थी या उतने अच्छी नहीं कर पाती थी, प्राइवेट सेक्टर अच्छी कर सकती है उस सेक्टर में, तो उस सेक्टर में सरकार को नहीं जाना चाहिए। ये कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है। ठीक है दोस्तों, तो मैनी पब्लिक सेक्टर है, उस समय में देखा कि मैनी पब्लिक सेक्टर है, क्योंकि काफी घाटे में चली जाती। आज भी हम देखते हैं सरकार इसीलिए डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश कर रही है, क्योंकि जो एक गवर्नमेंट अंडरटेकिंग होती है उसको बंद करना जो है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। ठीक है, और इन 40 वर्षों में एक ये भी था लाइसेंस पद्धति, जो हमारे इंडस्ट्री को, हमारे डेवलपमेंट को जो है काफी नुकसान पहुंचाया। क्योंकि लाइसेंस था कि हमने देखा कि प्राइवेट सेक्टर को लाइसेंस दिया जाता था किसी भी उद्योग को चालू करने के लिए, मगर इंडस्ट्री ये जो थे प्राइवेट सेक्टर वाले इसका मिसयूज किए। किस तरह मिसयूज किए? मान लीजिए कोई बिस्किट बना रहा है कोई कंपनी, अब मान लीजिए उनको ये पता चल गया कि एक बिस्कुट की कंपनी के लिए फिर लाइसेंस मिल रहा है, तो यही बिस्कुट कंपनी, मान लीजिए पार्ले जी, मान लीजिए एक एग्जांपल है, तो पार्ले जी क्या करेगा, दूसरे मान लीजिए कोई बिस्कुट आ रहा है उसको लाइसेंस मिलेगा, वो खुद ही लाइसेंस रख लेता था। तो लाइसेंस से ये नहीं होता था कि, अब इससे क्या होता था कि उनको इसीलिए ऐसा करते थे कि उनको लगता था कोई कॉम्पिटिटर ना खड़ा हो जाए, प्रतिस्पर्धी ना हो जाए, ये हमारा प्रोडक्ट ना बिके। समझ रहे हैं बात को? इसीलिए लाइसेंस का जो है मिसयूज किया गया। वो लाइसेंस वही लेते रह गए जो पहले से उद्योगपति थे। समझ रहे हैं? कोई नया उद्योगपति जो है नहीं आ पाया मार्केट में। और इसके कारण क्या करते थे, जो भी इंटरप्रेन्योर थे, जो भी इंडस्ट्रीज थे, वो क्या करते थे, अपने प्रोडक्ट्स को इंप्रूव पर उनका ध्यान नहीं था। उनका यह ध्यान था कि मार्केट में जो लाइसेंस आएगा, ठीक है, वो हमको मिलना चाहिए। इसके जो है लॉबी में लगे हुए रहते थे, और ये अपने मिनिस्टर सबसे जो है कंसर्न किए रहते थे। तो इस तरह से लाइसेंस का मिसयूज हुआ। अब हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। इसी कारण हम ऐसे हालत में पड़ गए कि 1991 में हमको जो है उदारीकरण करना पड़ा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन करना पड़ा 1991 में। इसमें ये भी कारण था, जो हमारा लाइसेंस राज जो था, जो है ये लाइसेंस पद्धति जो भी था, इसके कारण जो है हमको हमारा प्रोडक्ट जो है दुनिया के साथ उतनी प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाई, और धीरे धीरे हमारा प्रोडक्ट जो है, हमारा जो मार्केट है, धीरे धीरे खत्म हो गया। ये सब चीज पढ़ेंगे हम। ठीक है, और हम इसमें ये पढ़ते हैं जो इंपोर्ट, प्रशुल्क और कोटा। प्रशुल्क रेस्ट्रिक्शन और पॉलिसी हमने अपनाया कि हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक जो इंडस्ट्री और ग्रोथ करे। मगर क्या होता था उस समय में, जो हमारा कंज्यूमर था, इंडियन कंज्यूमर, उनको क्या होता था कि अपने ही देश के बने हुए माल जो है, बने हुए चीज को खरीदते, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं था। इसी का फायदा हमारे प्रोड्यूसर ने उस टाइम में उठाया। क्या उठाया? उनको लगता था कि भाई हम कोई विदेशी चीज सामान तो आ नहीं रहा है, तो हमारा कंपटीशन है नहीं, और जो कोई भी, यदि मान लीजिए सरकार लाइसेंस जारी कर रही है किसी दूसरे चीज प्रोडक्ट के लिए, तो हम लाइसेंस हम ही लोग ले रहे हैं। तो इससे क्या करते थे ये लोग कि प्रोडक्ट की जो क्वालिटी उनको अच्छी करनी चाहिए था, वो काम करते नहीं थे, और उसके कारण वो क्या करते थे, अपने प्रोडक्ट को जो है हाई रेट में जो है बेचते थे। इसके कारण क्या हुआ, एक समय ऐसा आ गया 1991 में, सरकार को भी लगा, पॉलिसी मेकर को भी लगा कि हमारे प्रोडक्ट को यदि अच्छा बनाना है, कॉम्पिटिटर बनाना है, ठीक है, कंपटीशन में लाना है, मोर एफिशिएंट बनाना है,
तो हमें कंपटीशन हमारे प्रोडक्ट का जो है पे जो है ध्यान देना होगा। इसके लिए हमें जो है इंपोर्ट को जो है खोलना पड़ेगा, इसीलिए हमने उदारीकरण करना पड़ेगा। ठीक है दोस्त। कुछ अर्थशास्त्री ये भी मानते हैं कि पब्लिक सेक्टर का काम ये नहीं है कि प्रॉफिट कमाना, उनका पब्लिक सेक्टर का, सार्वजनिक क्षेत्र का, ठीक है, उनका काम क्या है? वेलफेयर, कल्याणकारी करना, राष्ट्र का जो है निर्माण करना, विकास करना। उनका काम यह है, प्रॉफिट कमाना नहीं है। और अर्थशास्त्री का मानना यह भी है कि किसी भी पब्लिक सेक्टर को यदि इवैल्यूएट करना है, मूल्यांकन करना है, तो हमें क्या करना होगा? मूल्यांकन करना है तो उस राष्ट्र के लोगों को वेलफेयर देखना, कितना उस राष्ट्र का लोगों का कल्याण हुआ है, उस हिसाब से हम सार्वजनिक क्षेत्र अच्छा किया है या नहीं किया है, उससे हम उसका मूल्यांकन किया जाएगा। ये अर्थशास्त्रियों का मानना है। कुछ अर्थशास्त्री ये भी मानते हैं कि जो फॉरेन कंपटीशन, विदेशी प्रतिस्पर्धा के लिए हम जो प्रोटेक्शन, जो आयात प्रतिस्थापन, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करते हैं, टैरिफ और कोटा लगाते हैं, वो सही है। क्यों? उनका मानना है कि जब तक डेवलप्ड कंट्री भी टैरिफ और कोटा डेवलपिंग कंट्री के लिए लगाते रहे, तब तक डेवलपिंग कंट्री को भी लगाते रहना चाहिए। ठीक है। तो पूरे पार्ट जो हमारा 1 था इस चैप्टर का, अब पार्ट 2 ये वीडियो का, उसमें पूरा कंक्लूजन पे हम पहुंचते हैं। पूरे चैप्टर का जो पार्ट 2 का कंक्लूजन है, उसमें कंक्लूजन ये है, पहला है कि हमारा जो इंडस्ट्री था, क्या था? जूट और किस पे था? सिल्क इंडस्ट्री पे था। मगर इस 40 वर्षों में हमारा क्या हुआ? इंडस्ट्री जो है काफी डाइवर्सिफाइड हुआ। ठीक है। अब ये नहीं रहा कि सिल्क और जूट ही इंडस्ट्री था, अब हम इंडस्ट्री में काफी ज्यादा जो है ग्रोथ की इन 40 वर्षों में। हम ये भी देखते हैं कि हम जो स्वतंत्रता के समय में हमने क्या किया? यूएसए से जो है फूड ग्रेन्स मंगाया, खाद्यान्न मंगाया, मगर ग्रीन रेवोल्यूशन और लैंड रिफॉर्म के बाद हमने क्या हुआ? सेल्फ सफिशिएंट हो गए, आत्मनिर्भर हो गए फूड प्रोडक्शन में। ठीक है। फिर हमने लैंड रिफॉर्म्स भी देखा, जिससे कुछ जमींदारी सिस्टम भी जो है एवोल्यूशन हुआ। ठीक है। इन द नेम ऑफ सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता के कारण हमने क्या किया? उसके क्या हुआ? फॉरेन कंपटीशन, आत्मनिर्भरता जो पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था कि विदेशी प्रतिस्पर्धा से जो है बचाने के लिए हमने क्या किया? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन किया। तो उसके कारण क्या हुआ? हम ये भी देखते हैं कि हमारा जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर में हमने क्या किया? काफी ज्यादा डेवलप किया। ठीक है। ये आपका जो है कंक्लूजन था। ठीक है। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है। हमें कमेंट्स और फीडबैक जरूर दें। थैंक यू। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।